सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जितने भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये आज का ये वीडियो। और साइंस पे आधारित है, जो कि भौतिक विज्ञान पर आधारित आज हमारा जीके होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बल की एसआई इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब है न्यूटन। बल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, याद में रख लेना है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो वो कहते हैं जूल। ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वो होती है जूल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की एसआई इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पास्कल। दाब की जो एसआई इकाई है वो होती है पास्कल, यानी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है दाब की इकाई, यानी एक पास्कल यानी होता है 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति क्या है। तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना है, प्रकाश की जो गति है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है। तो सही जवाब है 343 मीटर पर सेकेंड। वायु में जो ध्वनि की गति होती है वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। ऊष्मा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है जूल। तो याद रखना है, ऊष्मा की एसआई इकाई है जूल में। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब है एम्पियर। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है एम्पियर में। अगला प्रश्न है बल का फॉर्मूला क्या है, यानी बल इक्वल्स टू क्या। तो बल यानी होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है बल का फॉर्मूला। अगला प्रश्न है कि घनत्व का सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब है द्रव्यमान बाय आयतन। द्रव्यमान बाय आयतन होता है इसका फॉर्मूला, यानी मीटर बाय एरिया का क्यूब। एरिया क्यूब में ए क्यूब बोल सकते हैं उसको, या क्यूब क्यूब बोल सकते हैं कि द्रव्यमान का जो आयतन है वो होता है मास, यानी द्रव्यमान बाय आयतन। अगला प्रश्न है कि गुरुत्व त्वरण का मान क्या है। तो वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वरण का मान, यानी गुरुत्वाकर्षण का मान। अगला प्रश्न है कि परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। तो परावर्तन का नियम जो है वो प्रकाश तरंगों पर भी लागू होता है, ध्वनि तरंगों पर और जल तरंगों पर, यानी तीनों तरंगों पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा कहता है कि डी सभी पर, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। तो दर्पण में बनने वाली जो छवि है वो आभासी और सीधी होती है। दर्पण में बनने वाली जो छवि है वो आभासी और सीधी होती है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है। तो ऊष्मा का प्रवाह जो अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। ऊष्मा का जो प्रवाह है वो अधिक ताप से कम ताप, यानी अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपरिवर्तन किस कारण होता है। तो वो माध्यम परिवर्तन से। प्रकाश का अपरिवर्तन जो है वो माध्यम परिवर्तन से होता है। अगला प्रश्न है कि वाहन में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। तो वो दर्पण है उत्तल दर्पण। वाहन में पीछे देखने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता दर्पण है वो होता है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा मापने का यंत्र कौन सा है। तो वो होता है थर्मामीटर। ऊष्मा मापने वाला जो यंत्र है वो होता है थर्मामीटर। अगला प्रश्न है कि विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है। तो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्ट।
विद्युत विभव की जो SI इकाई है वो होती है वोल्ट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में जाती है? तो इसका सही जवाब है उत्तर से दक्षिण दिशा में। चुंबकीय रेखाएं जो है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक चुंबक कौन है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक चुंबक है वो पृथ्वी स्वयं है, क्योंकि स्वयं उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो स्वयं चीज़ों को खींचती है। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम है V इक्वल्स टू आई बाय यानी I इंटू आर। V इक्वल्स टू आई इंटू आर है इसका फॉर्मूला ओम का नियम। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? वो होती है वाट में। विद्युत शक्ति की जो SI इकाई है वो होती है वाट में। अगला प्रश्न है कि 1 वाट यानी कितना होता है? क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। 1 वाट यानी क्या? सो वो हो जाएगा 1 वाट यानी 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा 1 वॉल्ट इक्वल टू। अगला प्रश्न है कि रडार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो वहाँ होता है माइक्रोवेव का प्रयोग। रडार में माइक्रोवेव का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो वो होती है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य होती है ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न है कि वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो होता है हाइड्रोमीटर। वायुदाब मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है कि बिजली का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है फ्रैंकलिन ने किया था। बिजली का आविष्कार किया था फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो उसका तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रक्रिया होती है, यानी प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि कार्य का फॉर्मूला क्या है, यानी कार्य इक्वल्स टू क्या? तो कार्य यानी होता है बल इंटू दूरी। बल इंटू दूरी होता है कार्य का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो संबंधित है उत्प्लवन बल से, यानी बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि कोणीय संवेग किसका गुण है? तो सही जवाब है घूर्णनशील पिंड का। कोणीय संवेग जो है वो घूर्णनशील पिंड का गुण है। अगला प्रश्न है कि जड़त्व किसका गुण है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो जड़त्व किसका गुण है? तो जड़त्व जो है वो द्रव्यमान का गुण है। जड़त्व जो है वो द्रव्यमान का गुण होता है। अगला प्रश्न है उछाल बल क्यों लगता है? तो सही जवाब है द्रव के भार से। उछाल बल जो है वो द्रव के भार से लगता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सही जवाब है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी कहलाता है प्रकाश का अध्ययन। अगला प्रश्न है कि वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो वो है पृथ्वी के केंद्र में। वस्तु का भार जो है वो सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र पर। अगला प्रश्न है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि सबसे अधिक किस में चलती है? तो ध्वनि जो है वो ठोस में सबसे अधिक तेज़ी से चलती है, ये याद रखना है। सबसे तेज गति पकड़ती है ठोस में ध्वनि। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो उसका पिच जो है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का पिच जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी फ्रीक्वेंसी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी तरंग निर्वात में नहीं चलती है? तो वो ध्वनि की जो तरंग है वो निर्वात पर नहीं चलती है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किसे रोकती है? तो वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन की जो परत है वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगला प्रश्न है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो
तो वो रोटेंजन नामक वैज्ञानिक ने की थी एक्सरे की खोज, रोटेंजन। अगला प्रश्न है कि दूरी मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है ओडोमीटर। दूरी मापने का जो यंत्र है वो है ओडोमीटर में। अगला प्रश्न है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो कार्य करती है परमाणु दोलन पर। परमाणु घड़ी जो है वो परमाणु दोलन सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो वो है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो है डेसिबल में। अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो वो होता है पारा। थर्मामीटर में पारा जो कि एक द्रव्य है, जो कि द्रव मेटल है, वो उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो वो है दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो वो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी रेडियो तरंगों की खोज। अगला प्रश्न है कि लेजर का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन कहा जाता है लेज़र को। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो उसका संबंधित है जड़त्व से। न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सही जवाब है नाभिकीय संलयन या विखंडन से। नाभिकीय ऊर्जा जो है वो नाभिकीय संलयन या विखंडन से प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है उसके आयाम पर निर्भर करती है। याद रखना है कि ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन में। याद रखना है तापमान की जो एसआई इकाई है वो केल्विन में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि पारे का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक यानी होता है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो वो होता है 357 डिग्री सेल्सियस। ये किसी लिक्विड का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है कि 357 डिग्री सेल्सियस होता है पारे का मेल्टिंग पॉइंट। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ये कॉमन क्वेश्चन है, तो ये आर्गन गैस भरी जाती है। बिजली के बल्ब में आर्गन नामक गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वो द्रव्यमान और वेग पर। किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि परमाणु में ऋणात्मक आवेश कौन वहन करता है? तो वो इलेक्ट्रॉन वहन करता है। परमाणु में ऋणात्मक आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन वहन करता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो है ओम। विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो है ओम। अगला प्रश्न है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो वो विकर्षण होता है, यानी एक दूसरे से वो अलग होते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच जो है वो डिस्ट्रैक्शन होता है उसमें, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी वो चिपकते नहीं है, वो अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब है स्नेल नियम से। प्रकाश का जो अपवर्तन है वो स्नेल के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वह बिंदु जहाँ प्रकाश किरणें मिलती है वह क्या कहलाता है? सो वो कहलाता है फोकस। वह बिंदु जहाँ प्रकाश की किरणें मिलती है उसे फोकस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति किन पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की गति है डायरेक्ट तापमान और माध्यम पर निर्भर करती है। तापमान और माध्यम ये दोनों पर निर्भर करती है ध्वनि की गति। अगला प्रश्न है कि दर्पण का वह भाग जो चमकाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परावर्तक सतह। दर्पण का वह भाग जो चमकाया जाता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी किस में मापी जाती है?
तो वो मीटर में मापी जाती है। लेंस की जो फोकस दूरी है वो मीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि चुंबक का कौन सा ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है? तो वो दक्षिण ध्रुव है। दक्षिण ध्रुव है जो कि पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो विद्युत का अच्छा चालक है, तो वो है तांबा। दिए गए ऑप्शन में से तांबा जो है वो विद्युत का एक अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है कि जूल का नियम किससे संबंधित है? तो संबंधित है ऊष्मा से। जूल का जो नियम है वो संबंधित है ऊष्मा से, क्योंकि ऊष्मा की जो एसआई इकाई होती है वो जूल होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी किरणें चिकित्सीय उपयोग में आती है? तो एक्सरे किरणें हैं जिसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है? तो वो उत्तल। मानव नेत्र का जो लेंस है वो उत्तल प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है कि मृक्तृणा किस कारण होती है? तो वो अपरिवर्तन के कारण होती है। मृक्तृणा अपरिवर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो ध्वनि रिकॉर्ड करता है उसे कहते हैं माइक्रोफोन। वह उपकरण जो ध्वनि रिकॉर्ड करता है उसे माइक्रोफोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा किस प्रकार से संचरित होती है? तो वो होती है चालन, संवहन और विकिरण से। चालन, संवहन और विकिरण से संचरित होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो वो होता है कांच में। प्रकाश का जो वेग है वो कांच के माध्यम में सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंगे रेडियो संचार में उपयोगी होती है? तो वो है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे जो है वो रेडियो संचार में उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम करता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है डेसिबल। डेसिबल नामक एक यंत्र है जिससे ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, और ये तीव्रता का जो एसआई यूनिट है वो डेसिबल ही है। अगला प्रश्न है कि आकाश में इंद्रधनुष किस कारण दिखता है? तो उसका कारण है अपरिवर्तन और परावर्तन, दोनों की वजह से आकाश में इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब है अधिक गलनांक होने की वजह से। तो अधिक गलनांक यानी होता है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है बाकी धातुओं की तुलना में। तो यही कारण है कि बिजली के बल्ब में टंगस्टन धातु का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो वो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को सर्किट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? तो वो मापता है धारा की दिशा और तीव्रता। गैल्वेनोमीटर का काम है धारा की दिशा और तीव्रता मापना। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का स्रोत कौन है? तो सूर्य भी है, दीपक भी है और तारा भी है। तो ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो कहता है कि सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो वो था बेकरल। रेडियोधर्मिता की खोज करता थे बेकरल। अगला प्रश्न है गामा किरणें किससे निकलती है? तो वो रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलती है गामा किरणें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, रेडियोधर्मी पदार्थ। अगला प्रश्न है कि लेजर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही जवाब है चिकित्सा में। लेजर का प्रयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया? तो वो थे न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया था। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किस समीकरण से है? तो समीकरण है E = mc²। E = mc² है
द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें सीधी क्यों चलती है? तो है माध्यम की समानता के कारण। माध्यम के समानता के कारण जो है वो प्रकाश की किरणें सीधे चलती है। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है? तो वो धातु चालक पर लागू होता है। ओम का नियम धातु चालक पर लागू होता है। अगला प्रश्न है कि धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा जो है एमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा जो है वो एमीटर से हम मापते हैं। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट यानी कितने वाट? तो वो होते हैं 1000 वाट। 1 किलोवाट जो है वो 1000 वाट के बराबर में होता है। अगला प्रश्न है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली अधिकतम ऊर्जा किस रूप में होती है? तो वो विकिरण के रूप में होती है। सूर्य से आने वाली जो अधिकतम ऊर्जा है वो विकिरण रूप में होती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती? तो वो निर्वात में नहीं फैल सकती। ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं फैल सकती। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो है जनरेटर। विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है वो है जनरेटर। अगला प्रश्न है कि बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है? ये क्वेश्चन रिपीट है। तो वो टंगस्टन धातु का होता है। अब टंगस्टन धातु ही यूज़ करने का क्या कारण है? तो टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम टंगस्टन धातु का प्रयोग बल्ब फिलामेंट बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न है कि गति की इकाई क्या है? तो सिंपल प्रश्न है कि गति की इकाई है मीटर पर सेकेंड। गति की जो इकाई होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का सूत्र क्या है? तो शक्ति का सूत्र है कार्य बाय समय। कार्य बाय समय होता है शक्ति का सूत्र, यानी W यानी वर्क बाय T यानी टाइम। ये हो गया शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि तरंग की गति का क्या फार्मूला है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो है आवर्ती और तरंग दैर्घ्य। तरंग की गति का जो फार्मूला है वो है आवर्ती और तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल का नियम किसने दिया था? तो वो कूलम ने दिया था। विद्युत बल का जो नियम है वो कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? तो वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल वो अपना रूप बदलती है। अगला क्वेश्चन है कि बल को मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो स्प्रिंग बैलेंस का भी उपयोग करते हैं। हम बल को मापने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रव में दबाव किस दिशा में कार्य करता है? तो वो सभी दिशाओं में कार्य करता है। द्रव में जो दबाव है वो सभी दिशाओं में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है गति कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को कहा जाता है गति। अब अगला प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है 1/2 mv²। ये है गतिज ऊर्जा का सूत्र। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है ऊंचाई और द्रव्यमान पर। हाइट और मास पर निर्भर करती है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि पेंडुलम की आवर्त अवधि किस पर निर्भर करती है? तो वो लंबाई पर निर्भर करती है। पेंडुलम की आवर्त अवधि जो है वो लंबाई पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि किसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है? तो वो न्यूटन के नियम को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शून्य घर्षण होने पर वस्तु में क्या होगा? तो वो गति करती रहेगी। शून्य घर्षण होने पर वस्तु जो है वो गति करती रहेगी। अगला प्रश्न है
किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे नहीं बदलता है? तो वो गुरुत्वाकर्षण से नहीं बदलता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो गुरुत्वाकर्षण से नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसमें क्या होता है? तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है और कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। तो ये तीनों उसमें होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी तीनों जो है वो यानी सभी सही है। अगला प्रश्न है कि धातु का विस्तार किस कारण होता है? तो धातु का जो विस्तार है वो ताप बढ़ने से होता है। धातु का विस्तार जो है वो ताप बढ़ने के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है, किससे होती है? तो वो विभवांतरण से होती है। विद्युत धारा उत्पन्न जो है वो विभवांतर से होती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति बढ़ाने वाला कारण कौन है? तो वो होता है तापमान भी, दाब भी और आर्द्रता भी। तो इसका ऑप्शन जो है डी सभी जो कह रहा है उसका सही जवाब हो जाएगा कि ध्वनि की गति बढ़ाने वाला जो कारण है वो तापमान भी है, दबाव दाब भी है और आर्द्रता भी है। अगला प्रश्न है कि तरंग की ऊंचाई क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आयाम। तरंग की ऊंचाई को कहते हैं आयाम। अगला प्रश्न है कि परमाणु का केंद्र किससे बना है? तो इसका सही जवाब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है परमाणु का केंद्र, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे होती है? तो वो हाइड्रोजन के संलयन से होती है। सूर्य की ऊर्जा जो है वो हाइड्रोजन के संलयन से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि तापीय ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार होता है? तो वो होता है चालन, संवहन और विकिरण से। तापीय ऊर्जा का जो संरक्षण है वो चालन, संवहन और विकिरण से होता है। अगला प्रश्न है कि ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? जो सॉलिड से गैस में रूपांतरण होता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी सब्लिमेशन की प्रोसेस कहते हैं जो ठोस से गैस में परिवर्तन होता है। जैसे कैम्फर यानी कपूर, कपूर जो है वो ठोस से गैस में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो है 17.2 मीटर, 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो लोहा में होती है, यानी किसी के ठोस में। जैसे लोहा है तो लोहे में होगी ध्वनि की अधिकतम गति सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ठोस होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो उत्पन्न होती है कंपन से। ध्वनि जो है वो कंपन से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, बल इंटू समय इक्वल्स टू क्या होगा? तो वो होता है संवेग। बल इक्वल्स टू, बल इंटू समय इक्वल्स टू संवेग। अगला प्रश्न है कि संवेग का संरक्षण किस पर निर्भर करता है? तो वो बाहरी बल न लगने पर निर्भर करता है। संवेग का जो संरक्षण है वो बाहरी बल न लगने पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि तापीय ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। तापीय ऊर्जा की जो इकाई है वो होती है जूल में। अगला प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक अधिक होने का कारण क्या है? तो वो है प्रकाश की गति कम होना और माध्यम का घनत्व अधिक होना, ये दो कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोनों, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन में कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो इसका सही जवाब है ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सभी, तो ये जो तीनों ऊर्जा निकलती है नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब सबसे पहले किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन द्वारा बनाया गया था बिजली का बल्ब सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि पिच का अर्थ क्या है? तो पिच का अर्थ होता है आवृत्ति। पिच का जो अर्थ होता है वो होता है आवृत्ति। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है? तो उसकी दिशा बदलती है
या गति बदलती है और तरंगदैर्घ्य बदलती है, तो ये तीनों उसमें परिवर्तन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दिशा बदलती है, गति बदलती है और तरंगदैर्घ्य बदलती है। अगला प्रश्न है कि बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका जो गलनांक है वो अधिक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड आया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसका जो गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो बाकी मेटल और बाकी धातु की तुलना में सबसे ज़्यादा है, इसलिए बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का होता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है पास्कल का सिद्धांत। हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का सूत्र होता है बल बाय क्षेत्रफल, यानी बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल होता है दाब का सूत्र। अगला प्रश्न है कि पानी में बर्फ क्यों तैरती है? क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। पानी में बर्फ तैरने का जो कारण है वो है कि उसका घनत्व कम होना, यानी पानी की तुलना में जो बर्फ का घनत्व है कम होता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वह है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की जो लंबाई है वो सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय ध्रुवों को अलग किया जा सकता है या नहीं? तो वो नहीं किया जा सकता। चुंबकीय ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि वह तरल पदार्थ जो ऊष्मा का अच्छा चालक है वो है पारा। पारा यानी होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो ऊष्मा का एक अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का जो रंग है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है और आवृत्ति पर, ये दोनों पर निर्भर करता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि ए और सी दोनों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का वेग शून्य होने पर भी कार्य हो सकता है क्या? तो हाँ, यदि बल कार्य करे तो किसी वस्तु का जो वेग है वो शून्य होने पर भी कार्य हो सकता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है किस ओर? तो वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है बिजली के झटके से बचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वो अर्थिंग का भी प्रयोग करते हैं, इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं और फ्यूज, ये तीनों का प्रयोग हम करते हैं बिजली के झटके से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है सभी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट विमान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो कार्य करता है न्यूटन के तीसरे नियम पर। जेट विमान जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया में ऊष्मा बिना माध्यम के संचरित होती है? तो वो विकिरण। विकिरण प्रक्रिया में ऊष्मा जो है वो बिना माध्यम के संचरित होती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो उसकी इकाई होती है हर्ट्ज। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज में। अगला प्रश्न है कि कौन सा यंत्र पृथ्वी की कंपन को मापता है? तो वो सिस्मोग्राफ है, जो कि पृथ्वी की कंपन को मापता है, या कहें कि भूकंप में भी ये सिस्मोग्राफ प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम पदार्थ जो है वो उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक तत्व की खोज किसने की थी? तो वो हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने चुंबकत्व की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की ऊर्जा पवन चक्की में प्रयुक्त होती है? तो वो पवन ऊर्जा है जो कि पवन चक्की में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि कार्य की इकाई क्या है? तो सही जवाब है जूल। कार्य की इकाई होती है जूल में।
सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि भौतिक विज्ञान पर आधारित है और ये सभी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तो ये सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस रोज़ाना करते रहे।